अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो काम करना है वो है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 10 किया है, उसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड पढ़े हैं। आज हमने 11 चैप्टर करना है जिसका नाम है लेप्लास ट्रांसफॉर्म। अब ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म किस लिए यूज होती है? डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज होती है। ये भी एक टेक्निक है जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करती है। इससे पहले आप 9 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का मेथड है, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट एंड सो ऑन, ये वाले मेथड्स पढ़े हैं। फिर 10 चैप्टर में आपने यूवी मेथड, रॉन्स्कियन मेथड, ये सारे पढ़ चुके हैं। अब लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, ये भी एक टेक्निक है जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होती है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो पहले हम देखते हैं कि पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शंस क्या होते हैं। A real valued function f defined on an interval a b is said to be piecewise continuous. A real valued function का मतलब क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जिसमें हम कोई भी वैल्यू पुट करें तो उसका आंसर हमेशा कोई रियल नंबर आए, तो उसको हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर आंसर हमेशा कोई कम्प्लेक्स नंबर आ रहा हो तो हम उसको बोलेंगे कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन एन इंटरवल, मतलब ये अनडिफाइंड नहीं है, इस इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है ये। अब उसको पीस वाइज कॉन्टिन्यूस कब बोलेंगे? कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आपको पहले पता है वो क्या होती है। लेफ्ट लिमिट लेते हैं, राइट लेते हैं, वो इक्वल होनी चाहिए। फिर जो फंक्शनल वैल्यू होती है वो लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, तो फिर कंटिन्यूस कहलाता है। अब पीस वाइज कंटिन्यूस क्या है? इस इंटरवल के अंदर पीस वाइज कंटिन्यूस कब कहलाएगा? सबसे पहले हमने इस इंटरवल की पार्टीशन कर लेनी है। पार्टीशन किस तरह से? फॉर एग्जांपल ए और बी एंड पॉइंट्स है ना इंटरवल के, उसको हमने एंड पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया उस इंटरवल को। जो सबसे पहला पॉइंट है उसको एक्स नोट, वो ए के इक्वल है। फिर x1 x2 एंड सो ऑन xn, मतलब n पॉइंट्स में उसको डिवाइड कर लिया। f is continuous in the interior of each सब इंटरवल। पहली बात तो ये कि हमने ये जो सब इंटरवल बनाए हैं, मतलब x नोट से x1 पे, फिर x1 से x2 तक, फिर x2 से x3 तक, हर सब इंटरवल के अंदर, क्योंकि सब इंटरवल क्यों बोले, ये बड़ा इंटरवल है और उसके अंदर छोटे छोटे इंटरवल्स हमने बना लिए। हर सब इंटरवल के अंदर जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एंड हैज वन साइडेड लिमिट, फाइनाइट वन साइडेड लिमिट। मतलब आप ये इंटरवल है ना x नोट से x1 पे, तो x नोट पे उसकी राइट लिमिट और x1 पे उसकी लेफ्ट लिमिट, ये फाइनाइट होनी चाहिए। इक्वल की कंडीशन नहीं है, बल्कि बस ये फाइनाइट होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे x नोट से x1 पहला इंटरवल बनेगा ना, तो x नोट के ऊपर राइट लिमिट और x1 के ऊपर लेफ्ट लिमिट, ये फाइनाइट होनी चाहिए। वही चीज यहाँ पे लिखी है, लिमिट एक्स आई पे ये राइट लिमिट है और एक्स आई प्लस वन, मतलब नेक्स्ट जो नोड है उस पे लेफ्ट लिमिट है। एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ईच सब इंटरवल, ये फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है। द वन साइडेड लिमिट, ये जो राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट्स आर फाइनाइट बट अनइक्वल, मतलब फाइनाइट होती हैं लेकिन अनइक्वल होती हैं। सो दैट एफ हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ जम्स, मतलब कि उसमें कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स आएंगे जिसके ऊपर जो है वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, या कह लें कि उसके ऊपर जो उसकी लिमिट है वो इक्वल नहीं आ रही होगी, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे सिर्फ फाइनाइट की कंडीशन है, इक्वलिटी की कंडीशन नहीं है। क्लियरली नेक्स्ट ये एक रिजल्ट लिखा हुआ है, अ कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ पीस वाइज कंटिन्यूअस एंड अ पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन, कि मतलब जो भी फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस है, ऐसा फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस है वो लाजमी पीस वाइज कॉन्टिन्यूस भी होगा, और हर पीस वाइज कॉन्टिन्यूस जो है वो बाउंडेड होगा। बाउंडेड मीन उस फंक्शन की अपर और लोअर लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। और फिर क्या कहते हैं कि अगर f जो है पीस वाइज कॉन्टिन्यूस है, देन उसका इंटेग्रल एग्जिस्ट करेगा। हर पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो कि किसी इंटरवल पे मतलब पीस वाइज कॉन्टिन्यूस है, उसका इंटेग्रल लाजमी एग्जिस्ट करेगा। अब पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन का मतलब क्या है? पीस वाइज फंक्शन कौन से होते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखिए पीस वाइज फंक्शन जो है वो किस तरह के होते हैं, यहाँ से देखें। फंक्शन ये एक्चुअली दो या तीन या चार पार्ट्स में, या मोर देन वन पार्ट, मोर देन वन जो है इतने पार्ट्स में डिवाइड होता है। कि फॉर एग्जांपल पहले एग्जांपल देखिए, x इज नॉट इक्वल टू 3 है, तो f ऑफ x किसके इक्वल आएगा? x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3। ठीक है। और जब x इज इक्वल टू 3 होगा, देन f ऑफ x जो है वो 6 के इक्वल आएगा। तो ये पीस वाइज है, मतलब दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया, इसलिए हम इसको पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं।
और अगर ये कंटिन्यूस भी है तो फिर पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाला है क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, x इज नॉट इक्वल टू 3 के लिए ये ऊपर वाला फंक्शन गिवन है और x इज इक्वल टू 3 के लिए ये 7 गिवन है। ये ऐसे फंक्शन जो है जो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए जाए ना, उनको हम पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और है, ये देखें ये वाला फंक्शन है, x इज लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए x क्यूब माइनस 2x प्लस 1 आ रहा है और x ग्रेटर देन 2 के लिए 3x माइनस 2 आता है। तो इसमें ये देखें, ये क्योंकि जम्प्स आते हैं, ये डिसकंटिन्यूटीज आ रही है कि 2 के ऊपर जो इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट है ना वो इक्वल नहीं आ रही। 2 के ऊपर राइट लिमिट जो है वो 4 आ रही है, लेफ्ट लिमिट जो है वो 5 आ रही है। तो इनका हर मतलब पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो सब इंटरवल्स बनाए हैं ना उनके अंदर इसका कंटिन्यूस होना जरूरी है और उनके एंड पॉइंट्स के ऊपर इनकी लिमिट का फाइनाइट होना जरूरी है। नेक्स्ट है डेफिनेशन लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। अब आई होप आपको रियल वैल्यूड का भी मतलब पता लग गया होगा और पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन का भी मतलब पता लग गया होगा। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इसमें ऐसा फंक्शन लेना है जो कि 0 से इंफिनिट इस इंटरवल के ऊपर पीस वाइज कंटिन्यूस हो। द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डिनोटेड बाय l ऑफ f, हम इसको l से डिनोट करते हैं, इज द फंक्शन f डिवाइड बाय, मतलब जो भी इसका आंसर आएगा ना हम इसको l ऑफ f इज इक्वल टू कैपिटल f ऑफ s लिख लेते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे देखें ये चीज लिखी हुई है, f ऑफ s इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ f ऑफ t। ठीक है, ये इसको डिनोट करने का तरीका है। तो ये किसके हम फाइंड कैसे करेंगे कि लेप्लास किसके इक्वल, लेप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल टू f ऑफ s, और ये इक्वल होगा इंटेग्रल 0 से इंफिनिट e माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, जो भी फंक्शन गिवन है जिसका हमने लेप्लास फाइंड करना है उसको मल्टीप्लाई करवाना है e की पावर माइनस एस टी से और उसकी इंटीग्रेशन कर देनी है 0 से इंफिनिट पे, तो जो आंसर आएगा वो उसका लेप्लास होगा। और एक बात याद रखनी है, ओरिजिनली फंक्शन जो है अगर आपके पास एफ ऑफ टी की फॉर्म में है तो उसका लेप्लास जो है उसका आंसर एफ ऑफ एस, मतलब वो एस का फंक्शन आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेप्लास ले रहे हैं ना टी का, टी सिंपल टी का लेप्लास लेते हैं तो उसका जो लेप्लास आएगा ना वो एस की फॉर्म में होगा कोई ना कोई। ठीक है, वो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये उसको लिखने का मेथड बताया गया है और उसके बाद डेफिनेशन है, इफ f इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ f एज इन 12.2, कि अगर लेप्लास जो है वो f का लेप्लास जो है वो कैपिटल f हो, देन ये जो f है गिवन f जो होता है वो क्या कहलाएगा, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f एंड इज डिनोटेड बाय f इज इक्वल टू लेप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल f। ठीक है, क्लियरली लेप्लास इनवर्स ऑफ f, ये अब f किसके इक्वल होता है, ये लेप्लास ऑफ f के इक्वल होता है, तो ये लेप्लास इनवर्स और लेप्लास कैंसिल हो जाएंगे और बाकी सिर्फ f बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, और दस इफ अगर एफ ऑफ टी का हम लेप्लास ले रहे हैं तो उसका आंसर जो है एस का फंक्शन आना है, और अगर हम इनवर्स लेप्लास ले रहे हैं तो वो ओरिजिनली टी का फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, मोस्टली लेप्लास के जो फॉर्मूले यूज होते हैं ना क्वेश्चंस के अंदर, वो इस एसएमयूसी की जो मेथड की बुक है ना इसके एक पेज पे दिए गए हैं सारे के सारे। यहाँ पे कुछ फार्मूलाज को मैं आपको बताऊंगी कि बाय डेफिनेशन हम उनका लेप्लास किस तरह से फाइंड करते हैं। आप डायरेक्टली उनके आंसर भी याद रख सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको बाय डेफिनेशन लेप्लास फाइंड करना आ जाए तो फिर आपको ये मेथड आना चाहिए। अब पहला फॉर्मूला क्या है कि हमने लेप्लास फाइंड करना है 1 का। अब देखो ना ये भी तो t का फंक्शन ही है कि 1 के साथ अगर t की पावर 0 हो तो ये 1 आता है, तो f ऑफ t इज इक्वल टू 1 है, हमने इसका लेप्लास फाइंड करना है। लेप्लास की डेफिनेशन क्या होती है, लेप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी f ऑफ t गिवन हो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है e की पावर माइनस एस टी से और उसकी इंटीग्रेशन कर देनी है 0 से इंफिनिट पे। अब 1 था तो मल्टीप्लाई हो गया, e आ गया, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, वो फंक्शन इटसेल्फ आ जाता है और डिवाइड में उस फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव आता है। तो e माइनस एस टी एज इट इज आ गया और इसकी पावर का डेरिवेटिव माइनस एस आएगा, उससे डिवाइड कर दिया और लिमिट क्या आ गई 0 से इंफिनिट। फिर फॉर्मूला लगाया, अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, t की जगह पे इंफिनिट आ गया, फिर माइनस t की जगह पे 0 आ गया। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो तो वो 0 के इक्वल होता है। e की पावर माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है,
0 के, और फिर e की पावर 0 जो है ये 1 के इक्वल होता है। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 1/s आ गया। तो 1 का लेप्लास क्या आया? 1/s। यही बात मैंने आपको बोली थी कि जिसका आप लेप्लास लोगे ना, उसका आंसर जो है वो s का कोई फंक्शन आएगा। तो 1 का लेप्लास क्या आ गया? 1/s आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। t का लेप्लास फाइंड करना है। t का लेप्लास फाइंड करने के लिए क्या करोगे? t को आप मल्टीप्लाई करवाओगे e की पावर माइनस एस टी से, और फिर उसकी इंटीग्रेशन लोगे 0 से इनफिनिट तक। तो इस पे जो है वो लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला, कि t को आप फर्स्ट फंक्शन रखो, ये t जो है ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, और e की पावर माइनस एस टी जो है ये हमारे पास सेकेंड फंक्शन आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये वाला, ठीक है, और दूसरे की इंटीग्रेशन e माइनस एस टी ओवर माइनस एस आ गया, फिर माइनस फॉर्मूले का, और फिर दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन और पहले का डेरिवेटिव। पहले का डेरिवेटिव 1 आ जाना और दूसरे की इंटीग्रेशन e माइनस एस टी ओवर माइनस एस आनी है। वो माइनस और एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब इसकी दोबारा से इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आया? e की पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस आ गया। अब इसमें लिमिट्स पुट कर दें। जब यहाँ पे लिमिट इनफिनिट पुट की तो ये क्या बन गया? 0 बन गया। e की पावर माइनस इनफिनिटी आ गया ना यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? e की पावर माइनस इनफिनिटी 0 होता है, तो ये पार्ट 0 हो गया। फिर माइनस और लोअर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट पुट करने से ये इस t e की पावर 0 हो जाएगा, और ये फिर t साथ में है तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये ओवरऑल टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। ये भी 0 हो गया। यहाँ पे पुट करेंगे तो इन्फिनिटी पुट किया तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 के इक्वल, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और फिर e की पावर 0 1 के इक्वल, तो ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, और इसका आंसर e की पावर 0 1 आ रहा था तो 1/s² आ गया। तो लेप्लास ऑफ t क्या आ गया? 1/s²। ये आपने बाय फॉर्मूला इसको याद भी रखना है, और इसको बाय डेफिनेशन सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास t की पावर n का लेप्लास फाइंड करना है। तो t की पावर n को मल्टीप्लाई किया e की पावर माइनस एस टी से, और इसकी इंटीग्रेशन की 0 से इनफिनिट तक। अब यहाँ पे भी क्योंकि t के दो फंक्शन आ गए ना, t की पावर n और e की पावर माइनस एस टी, तो यहाँ पे भी हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसमें t की पावर n को फर्स्ट फंक्शन रखें और e की पावर माइनस एस टी को सेकेंड फंक्शन रखा, और इसकी इंटीग्रेशन कर दी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, दूसरे की इंटीग्रेशन ये वाली आ गई, फिर माइनस दूसरे की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या आएगा? n शुरू में आ गया और n में से एक माइनस कर दिया, पावर रूल लगा इस पे, और यहाँ पे जो इसका माइनस आया था वो माइनस और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले फार्मूले का माइनस जो है मिलके प्लस हो गया। अब ये ऊपर क्योंकि दोनों एग्जांपल्स में हम कर चुके हैं कि t की पावर n e माइनस एस टी ओवर एस का, इसमें जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं ना 0 से इन्फिनिटी, तो इसका आंसर 0 आता है, क्योंकि जब आप इन्फिनिट अप्लाई करोगे तो माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी ये 0 होता है, और जब आप 0 अप्लाई करोगे तो ये 0 t की जगह पे 0 लिखोगे ना, तो ये सारा सारा 0 हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास ये वाली चीज बच गई सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे n ओवर एस ये कांस्टेंट नंबर है, इसको हमने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से, और e की पावर माइनस एस टी टी की पावर n माइनस 1 ये वाला अंदर आ गया। अब इस पे दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस एस टी और माइनस एस, पहले फंक्शन की इंटीग्रेशन, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे की इंटीग्रेशन, फिर माइनस दूसरे की इंटीग्रेशन और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे भी जब आप 0 से इन्फिनिट लिमिट अप्लाई करोगे तो ये वाला सारा फंक्शन जो है ये अगेन 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से n माइनस 1 ओवर s जो है वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और बाकी e माइनस एस टी और t की पावर n माइनस 2 आ गया। अगेन इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाता है n इंटू एन माइनस 1, और फिर n माइनस 2 ये वाला बाहर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा s क्यूब। यहाँ पे ये साथ में n माइनस 1 के साथ n माइनस 2 भी आएगा, एंड सो ऑन। जब आप यही मतलब बार बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करते जाएंगे ना, तो ये लास्ट पे आपके पास क्या बन जाएगा कि n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एंड सो ऑन 2 3 2 1 एंड पे लास्ट टर्म जो आ जाती है, ठीक है। और नीचे क्या आ गया? s की पावर n आ गया, और लास्ट पे जो इंटीग्रेशन आएगी उसमें क्या होगा? ये t जो है इसकी पावर 0 आ जाएगी,
क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे t की पावर n-3 है ना, तो बाहर n-2 तक आनी है। ये साथ में मैंने आपको कहा करेक्शन कर ली, n into n-1 और साथ में ये जो n-2 है ना, ये भी बाहर आना है। तो यहाँ पे अगर t की पावर n-3 है तो यहाँ पे n-2 मतलब इससे एक ज्यादा आ रही है। तो अभी यहाँ पे जब 1 आया है तो t की पावर इंटीग्रेशन के अंदर क्या आनी है, 0। तो बाकी सिर्फ e माइनस एस टी रह जाएगा, उसकी इंटीग्रेशन की लिमिट अप्लाई की तो 1/s आ गया। ठीक है, तो ये t की पावर n, ये ऊपर वाला क्या आ रहा है, n into n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन 3 2 1 मतलब एंड तक मल्टीप्लाई हो रही है इस आइटम। तो ये फॉर्मूला बनता है n फैक्टोरियल का, ये आ गया। यहाँ पे s की पावर n आ रही है और यहाँ पे s है, तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, n+1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास लेप्लास ऑफ t की पावर n है, वो क्या होता है n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n+1। जब हमने, अगर तो आपको t की पावर n का लेप्लास फाइंड करने को दिया जाता है ना, तो आप बाय डेफिनेशन करोगे, लेकिन अगर हमने इसको किसी क्वेश्चन के अंदर यूज करना है तो फिर हम डायरेक्ट फार्मूला लिख के इसको यूज करेंगे वहां पे। नेक्स्ट है हमारे पास f ऑफ t इज इक्वल टू e की पावर at और इसका लेप्लास फाइंड करना है। तो बाय डेफिनेशन हम करते हैं e की पावर at, इसको मल्टीप्लाई किया है e की पावर माइनस एस टी से और इसकी इंटीग्रेशन कर दी 0 से इनफिनिट पे। अब इसकी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, at माइनस एस टी हो जाएगा, t कॉमन आ गया तो a माइनस एस आ गया। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको, यहाँ पे देखिए इसकी इंटीग्रेशन करेंगे a माइनस एस इंटू टी की, तो इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की क्या होती है, फंक्शन एज इट इज आ जाता है और जो इसकी पावर है उसका डेरिवेटिव लेके हम उसको डिवाइड कर देते हैं, तो पावर का डेरिवेटिव a माइनस एस आ गया। अब जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, इन्फिनिट पुट करेंगे, यहाँ से ऊपर माइनस कॉमन ले लें, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे e की पावर माइनस एस माइनस ए। ठीक है, ये आ जाएगा और साथ में t है, तो t की जगह पे इन्फिनिट पुट करेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो, यहाँ पे e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो 0 आ जाएगा। और फिर जब लिमिट 0 वाली आप अप्लाई करेंगे तो ये t जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होके e की पावर 0 बन जाएगा और वो 1 आ जाएगा, 1/a माइनस एस, और ये वाला माइनस जो है वो फार्मूले का आ गया, तो 1/s माइनस ए जो है e की पावर a ऑफ t, e की पावर at का लेप्लास क्या बना, 1/s माइनस a। नेक्स्ट देखिए t e की पावर at, इसका लेप्लास हमने फाइंड करना है। तो बाय डेफिनेशन हमने इसको लिखा e की पावर माइनस एस टी, इसको मल्टीप्लाई किया f ऑफ t के साथ और इसकी इंटीग्रेशन कर दी 0 से इनफिनिट पे। इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड होके a माइनस एस इंटू टी हो गया और साथ में ये t। अब इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ठीक है, वो फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट फंक्शन इसको रखा, t को फर्स्ट फंक्शन रखा और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 आ रहा है तो वो 1 साथ में लिख दिया। यहाँ पे जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे, अभी जो 6 वाले फॉर्मूले में मैंने आपको करवाया, इसकी लिमिट अप्लाई करने से ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है ये 0 हो जाता है। ठीक है, 0 आ गया, माइनस जब इसमें आप इसकी इंटीग्रेशन दोबारा से करें तो e की पावर a माइनस एस इंटू टी, ये एज इट इज आ जाएगा और डिवाइड में a माइनस एस, a माइनस एस इसका ये वाला आ गया और साथ में एक ये वाला आ गया तो इसका स्केयर बन गया। अब इसकी लिमिट अप्लाई करें, यहाँ से माइनस को कॉमन लिया, s माइनस ए बन गया। ठीक है, जब आप t की जगह पे इन्फिनिट लिमिट पुट करेंगे ना तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो है ये 0 के इक्वल हो जाएगा और फिर सेकंड लिमिट जो लोअर लिमिट है वो पुट की, e की पावर 0 वो 1 हो जाएगी, ये माइनस और ये वाला माइनस जो है वो प्लस हो गया और बाकी 1/a माइनस एस का होल स्केयर आ गया। अब अगर यहाँ से आप माइनस का कॉमन भी ले लेना अंदर वाली टर्म में से तो वो स्केयर होके क्या बन जाएगी, प्लस ही बन जाएगी। तो इसका लेप्लास ऑफ t e की पावर at क्या आ गया, 1/s माइनस a का होल स्केयर। यहाँ पे t की पावर 1 है तो इसका लेप्लास क्या आ गया, s माइनस a का होल स्केयर। t की पावर 2 होगी तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, 3 होगी तो 4 पावर आ जाएगी और यहाँ पे 4 पावर होगी t की, तो यहाँ पे लेप्लास में क्या आ जाएगा, 5 पावर आएगी s माइनस a की। इसको एक और रूल है, उसको हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं लेप्लास की। तो वो जब हम लेप्लास की प्रॉपर्टीज करेंगे ना तो मैं उसमें आपको बता दूंगी कि वो प्रॉपर्टीज जो है वो कैसे यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें t की पावर n वाला है, वो आप खुद करेंगे, t की पावर n e a t, वो फार्मूला जो है वो आपने खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज f ऑफ t इज इक्वल टू साइन a t, साइन a t का लेप्लास फाइंड हमने करना है।
तो इसका जो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में जो फार्मूला होता है वो हमने लगाया है। वो क्या होता है, e की पावर आयोटा ए टी माइनस e की पावर माइनस आयोटा ए टी ओवर 2 आयोटा। साइन का ये होता है और लेप्लास में क्या आता है, ऊपर प्लस आ जाता है। यहाँ में हमारे पास देखिए साइन का फार्मूला लगाया है, e की पावर आयोटा ए टी माइनस ई माइनस आयोटा ए टी ओवर 2 आयोटा। ये आपने फार्मूले पहले से पढ़ रखे हैं। अब यहाँ पे e माइनस एस टी को मल्टीप्लाई, ये 2 आयोटा ये कोई कांस्टेंट नंबर है, इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। e की पावर माइनस एस टी इंटू ई की पावर आयोटा ए टी, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, आयोटा ए माइनस एस आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों पे इंटीग्रल लहदा से अप्लाई कर दिया। e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होएगी कि e की पावर आयोटा ए माइनस एस इंटू टी, और फिर ऊपर जो पावर है उसका डेरिवेटिव से इसको डिवाइड कर देंगे, आयोटा ए माइनस एस। सिमिलरली इस वाले फंक्शन को करेंगे तो जब पावर्स का डेरिवेटिव लेके डिवाइड करेंगे ना तो उसमें साथ माइनस भी आएगा, तो ये पावर वाला माइनस और ये माइनस प्लस में हो जाएगा, ये प्लस आ गया, और 1/2 आयोटा e की पावर माइनस आयोटा ए प्लस एस इंटू टी और आयोटा ए प्लस एस आ गया। फिर इसमें लिमिट अप्लाई करें, इसमें से पहले आप माइनस कॉमन लें, माइनस कॉमन लेके फिर इन्फिनिटी लगाएं तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो जीरो होता है, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब लोअर लिमिट जीरो अप्लाई करेंगे ना तो ये e की पावर जीरो 1 हो जाएगा, और फिर एक माइनस फार्मूले वाला आ गया, मतलब अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट होता है ना तो ये माइनस फार्मूले का आ गया, ठीक है। फिर प्लस, और इसमें जब माइनस ऑलरेडी है बाहर तो टी की जगह पे इन्फिनिटी लगाएंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, और फिर जब आप लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये e की पावर जीरो बन जाएगा, और ये आ गया -1/2 आयोटा आयोटा ए प्लस एस, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लें, एक माइनस में आ रहा है एक प्लस में आ रहा है, इनका एलसीएम लिया तो ये 1/2 आयोटा बाहर आ गया, -1/2 आयोटा, बाकी आयोटा ए है माइनस एस और आयोटा ए प्लस एस है, आयोटा ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एस का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया हुआ, एलसीएम लिया है इसका। एलसीएम लेने के बाद हमारे जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। ये किसका लेप्लास है, साइन ऑफ ए टी का लेप्लास है। सिमिलरली आपने कोस ऑफ ए टी का लेप्लास फाइंड करना है, साइन ए टी का मैंने बता दिया कैसे करना है, कोस ए टी का आप लोगों ने खुद लेप्लास फाइंड करना है।